हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर के कॉम्पिटिशन एकेडमी में। आज के वीडियो में हम एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो जिसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। इसके बारे में जान लेते हैं। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री महाप्रजापति गौतमी थी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। कुषाण साम्राज्य के शासक कनिष्क अपने सिक्कों पर भगवान बुद्ध की तस्वीर रखने वाले पहले शासक थे। ये सभी सिक्के सोने से बने थे। सिक्कों पर बुद्ध को धार्मिक वस्त्र पहने हुए दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचन कौन सी नदी है? जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, कुंभा और क्रमो। कुंभा यानी कि काबुल नदी और क्रोमो यानी कि कुरुमन नदी ऋग्वेद में वर्णित नदियां हैं जो वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित हैं। ये नदियां आर्यों के अफगान क्षेत्र के साथ घनिष्ठ संबंध को दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति थी। जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती राम के पुत्र लव की राजधानी थी। सहित महित के खंडरों से जान पड़ता है कि इस नगर का आकार अर्धचंद्राकार था। श्रावस्ती प्राचीन भारतीय के कौशल राज्य की दूसरी राजधानी थी। यहाँ महात्मा बुद्ध ने कई वर्ष तक वास करा। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य के श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के किनारे है और नेपाल की सीमा के समीप है। यह बुद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी। 1458 में सिकंदर लोदी का जन्म लोदी वंश के पहले सुल्तान बहलोल लोदी और एक हिंदू सुनार की बेटी बीबी अम्बा से हुआ था। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी लोदी वंश का दूसरा शासक और दिल्ली का सुल्तान था। अपनी सल्तनत में सिकंदर ने सतलुज नदी और बुंदेलखंड क्षेत्र के बीच क्षेत्रों के साथ साथ पंजाब से बंगाल के क्षेत्र तक फैले क्षेत्रों का विस्तार किया। उन्होंने गुलरुखी उपनाम के तहत फारसी में कविताएं प्रकाशित की। 21 नवंबर 1517 को उनका निधन हो गया और उन्हें दिल्ली के लोधी गार्डन में सुपुर्द एवं खाक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लोधी वंश के अंतिम शासक थे जो 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर द्वारा पराजित और मारा गया था। इब्राहिम लोधी का मकबरा हरियाणा के पानीपत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक या तुगलक वंश के तीसरे शासक थे जिन्होंने 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। उन्होंने दीवाने खैरात की स्थापना की जो अनाथों और विधवाओं की देखभाल करते थे। उन्होंने मुफ्त अस्पताल और गरीब मुस्लिमों के लिए विवाह केंद्र भी बनाए। उन्होंने नहरों, सराय और विश्राम गृहों का निर्माण कराया, कुतुब मीनार की मरम्मत कराई और छायादार पेड़ लगवाए। उनके शासन में फतवा ए फिरोज शाही नामक एक कानूनी ग्रंथ भी संकलित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ किया था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में चमड़े के सिक्के शुरू किए। वह दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिन्होंने हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया। वे फारसी, अरबी, संस्कृत, गणित और ज्योतिष के महान विद्वान थे। 1325 ईस्वी में एक दुर्घटना में घियासुद्दीन तुगलक के निधन के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र उल खान या जौना खान सिंहासन पर चढ़ा। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण की। उसने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। वह भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक एकता के लिए खड़ा था। 1327 ईस्वी में उसने वारंगल पर कब्जा किया। उन्होंने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने तांबे की मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का तोता कहा जाता है? जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, आमिर खुसरो। आमिर खुसरो एक महान कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ और विद्वान थे। उन भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक विरासत की प्रतिमूर्ति माना जाता है। वह स्वा की तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वास्तविक नाम अली गुरसफ 1296 से 1316 दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा शासक था। उसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया। उसका उपनाम सिकंदर ए सानी यानी कि सिकंदर द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी से 1399 ईस्वी तेतुमूर लंगड़ा और तुर्की सरदार था, जिसने 1398 में तुगलक वंश के अंतिम शासक मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? जिसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है लाखों में दान देने वाला। ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था एवं उसने तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव रखी। इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। कुतुब उद दीन ऐबक दिल्ली के सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम राजवंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, पटियाली। मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र आमिर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में ईटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनका परिवार चंगेज खां के आक्रमणों से पीड़ित होकर बलबन 1266 से 1286 ईस्वी के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत आ बसा था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। खुसरो की मां एक भारतीय मुसलमान महिला थी। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो ने अपने पिता को खो दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पारवी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था? सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, बलबन। नवरोज फारसियों के लिए हर साल 21 मार्च को मनाए जाने वाला नव वर्ष का उत्सव है। बलबन भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत करने वाला पहला शासक था। उन्होंने सिजदा और पैंबोस जैसी फारसी रीति रिवाजों की शुरुआत की। उन्होंने खुद को नियाबत एक खुदाई कहा। यह त्योहार वसंत विश्व के अवसर पर नए साल का जश्न है। बलबन के शासन काल में लोग उसके शासन के तरीकों से बहुत खुश नहीं थे, इसलिए उसने अपने क्षेत्र में कानून की स्थिति से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश की। उसने फारसी नव वर्ष उत्सव की शुरुआत की,
जिसे नवरोज के नाम से जाना जाता है। कुछ किताबों में इसका उल्लेख नौरूज के रूप में किया गया है। बलबन एक इच्छुक राजा था। वह संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर शासन करना चाहता था, लेकिन वह उस समय इतना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए उसे उस समय अन्य मुस्लिम शासकों की सहायता की आवश्यकता थी और फारसी राजा पूरे भारत में शक्तिशाली शासकों में से एक था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम क्या है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वी राजा, 22 मई 1166 फरवरी से 1192 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। चौहान चहमान वंश के एक राजा थे, जिन्होंने संपादलक्स के क्षेत्र पर शासन किया था, जिसकी राजधानी उत्तर पश्चिमी भारत के वर्तमान राजस्थान अजमेर में थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। आमतौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि आगरा महाभारत के समय एक प्राचीन शहर था, और फिर भी दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। सुल्तान की मृत्यु के बाद शहर अपने बेटे सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास कर दिया। अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जिसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, जिसने 1451 से 1526 तक शासन किया था। सिकंदर लोदी बहलोल के पुत्र थे, जिन्होंने 1504 में आगरा की स्थापना की थी। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी के पुत्र थे, वह दिल्ली का अंतिम लोदी सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, 1191 ईस्वी में। तराओरी की लड़ाई को अक्सर तराइन की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, जो 1191 में हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में इस्लामी शासन था। मुइज़ अल दन, मोहम्मद इब्न घर और पृथ्वी राज तेरा अजमेर और दिल्ली के चौहान राजपूत शासक के मध्य यह लड़ाई लड़ी गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध भारत के हरियाणा के करनाल क्षेत्र में करनाल और थानेसर में दिल्ली के उत्तर से लगभग 70 मील की दूरी पर लड़ी गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में एक तुर्की काबिले ने पृथ्वीराज चौहान और उसके सहयोगियों के नेतृत्व में राजपूतों पर हमला किया। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, भीमद्वितीय। भीमद्वितीय ने मोहम्मद गौरी के सेनापति को हराया था जब गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था। यह युद्ध 1178 ईस्वी में हुआ था। भीमद्वितीय की जीत ने गुजरात की रक्षा की और मोहम्मद गौरी के विस्तारवादी नीतियों को रोकने में मदद की। अगला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल के सबसे ज्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने इन आक्रमणों से निपटने के लिए लौह और रक्त नीति अपनाई। उसने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए पुराने किलों की मरम्मत कराई और नए किलों का निर्माण कराया। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।